टाटा कॉफ़ी हमेशा पसंद आया है और इत्तेफाकन मैं लंदन में जो रोबस्टा कॉफ़ी फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं उनका प्राइस देख रहा था। पिछले 3 दिन में आपने वहां पर 12% की तेज़ी आते हुए देखी है। दीवान साहब, आपकी राय टाटा कॉफ़ी पर अच्छे करेक्शन के बाद अब आपको ये कमोडिटी बढ़ती हुई दिख रही है और साथ साथ इसमें तड़का है ब्राज़ील का। जी सुशील जी, आपने दोनों मुद्दे इंपॉर्टेंट कवर कर लिए। एक था जो सॉफ्ट कमोडिटीज में जो चीनी, गेहूं, मक्के, ये सब में जो ग्लोबली हम देख रहे हैं एक शिफ्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो तेजी बरकरार है उसमें आपने ये ब्राजील में जो अकाल आया है उसकी वजह से जो शॉर्टेजेस आएंगी आगे चल के, तो जो एग्जिस्टिंग कॉफी स्टॉक है ग्लोबली उसका जो भाव है वो नेचुरली बढ़ना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि इसके बिना बहुत लोगों का हमारा काम नहीं चलेगा। तो मतलब कॉफी पीने की आदत तो आपको पड़ी है, शायद आप महंगा हो जाए पेट्रोल तो गाड़ी नहीं घुमाएंगे, लेकिन कॉफी पीना बंद करें ये मुश्किल हो जाता है कईयों के लिए। तो कॉफी एज अ कमोडिटी हैज अ वेरी हाई लेवल ऑफ डिमांड सेलियंस, मतलब डिमांड इसकी बनी रहती है, चाहे भाव ज्यादा भी हो जाए तो खर्चा होगा ही ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सॉफ्टनेस आने की अभी बहुत जल्दी उम्मीद है, रिवर्सल होने की वो है। तो और टाटा कॉफी का तो बिजनेस मॉडल हम सभी जानते हैं, प्लांटेशंस है, स्टारबक्स में प्रेजेंस है, और ये रीओपनिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि एयरपोर्ट्स पे और बाकी आउटलेट्स में इसका चलन जो है वो और मजबूत होता हुआ दिखेगा। सो पॉजिटिव हूं मैं, और एज ए मैटर ऑफ डिस्क्लोजर मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तो काफी समय से है, बट इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लीजिए। ये बहुत शॉर्ट टर्म टैक्टिकल प्ले नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में इसको डेफिनेटली जगह दी जा सकती है अपने पोर्टफोलियो। दीवान जी बताइए, क्या है आपके दीवाने खास में आज? शैल जी, मार्केट जिस मुकाम पे है और ये 16,000 की जो कश्मकश चल रही है कि यहां से पार कैसे करेंगे, और वीरू पूरी तरह से आपको इतनी बढ़िया ऑप्शन की रणनीति समझा के उसमें पैसा बनवा रहे हैं, उस माहौल में मैंने एक चीज देखी कि जो स्मॉल कैप मिड कैप है थोड़े से इग्नोर होने लगते हैं, क्योंकि झुकाव लार्ज कैप्स की तरफ ज्यादा रहा है, पहले भी हमने बात की थी। तो मैं ये देख रहा था कि एक क्षेत्र जिसमें बहुत समय से एक्टिविटी बढ़ती हुई दिख रही है लेकिन उसका अभी तक रिफ्लेक्शन मार्केट में नहीं आया, वो है ऑयल एंड गैस में एक्सप्लोरेशन वाली साइड। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप देखिए, गौर कीजिए, जो सीधा सौदा में पिछले कुछ हफ्तों में अगर आप देखें तो नीरज ने कई बार ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर के कई कंपनीज चुनी, आज भी शायद HOEC उनके उसमें था सूची में। और ये जो कंपनीज है इनका बढ़ावा इसलिए इनको काम में बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि सरकार ने बहुत क्लियरली आत्मनिर्भरता इसमें एक ठान ली है कि हम लोग को ऑयल एंड गैस में जितना हो सके इंपोर्ट कम करना है, हमारी क्षमता जो है उसको हमको बढ़ाना है और दुरुस्त करना है। उस लिहाज से जो सेस्मोलॉजिकल सर्वेस के लिए जो कंपनी जिसमें काम करती है उसमें गिनी चुनी कंपनी है, बट बजट इसका बढ़ गया। तो बजट बढ़ने से जो ये कंपनीज को कारोबार थोड़ा ढीला पड़ा था पिछले 1-2 साल में, ऑफकोर्स पिछले साल से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा था, लेकिन ये जो मैंने कंपनी चुनी है ये इसका नाम है एशियन एनर्जी सर्विसेज। छोटी कंपनी है, 400 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट पे और बाकी चीजों पे अगर आप गौर करें तो आपको कहीं भी कोई आंच आती हुई दिखेगी नहीं, कहीं भी आपको कोई संदेह नहीं दिखना, क्योंकि 85 करोड़ का कैश है। अभी हाल में रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स भी अच्छे आए, प्रॉफिट इन्होंने 33 करोड़ के करीब किया। एक वन ऑफ की वजह से थोड़ा सा आंकड़ा कम लग रहा था, पर एक पुराना कोई जो एक्सपेंस था उसको इन्होंने एक्सपेंस करके उसको एडजस्ट किया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये कंपनी ना सिर्फ सेस्मोलॉजिकल सर्वे करती है ऑयल एंड गैस क्षेत्र के, बट कोल के लिए भी काफी कारोबार इनको शुरू हुआ है मिलना, और कोल में जो मुझे लगता है गतिविधि दिख रही है। और आज ही एक बहुत बड़े ऑर्डर का ऐलान पावर मैक ने किया था। अब वो 9,500 करोड़ का ऑर्डर है, ऑफकोर्स लंबी अवधि पे है, एक साथ नहीं आएगा, बट ये बता रहा है कि माइनिंग एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस वाला जो फील्ड है, अगर इसमें सरकार उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तेल का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो ये एक्सप्लोरेशन के लिए आपको जरूरी होता है कि आप सर्वे और डेटा दें ताकि लोग इसकी बोली लगा सके। सो ये कंपनी को अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया सेटअप उसका दिख रहा है। फील्ड थोड़ा सा कुछ समय नहीं चला था, बट कंपनी की स्ट्रेंथ देखते हुए इसकी जो जीरो डेट है, जैसे मैंने कहा कैश पोजीशन अच्छी है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, ऑयल मैक्स करके जो कंपनी है ग्लोबली काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसका अब आपको बहुत बढ़िया अगले 1-2 साल में
एक ऐसे चरण पे पहुंच सकती है जहां पे आपको ये अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू दिखेगी और ग्रोथ स्टॉक बन जाएगा। तो अभी तो वैल्यू है, बहुत ज्यादा पी मल्टीपल भी नहीं है, 10 के पी पे आपको शायद मिल रही है कमी, बट आगे चल के मुझे लगता है इसमें बहुत बढ़िया ये होगा। तो लॉन्ग टर्म के उससे आप ये ले सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग जो बैलेंस शीट की है उसका पूरा फायदा आपको बिजनेस के साथ साथ होता हुआ दिखेगा। कैसा लगता है? लगभग 2100 पर ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पर हमने ऑल टाइम हाई जो देखा है वो है 2175। शायद जी बहुत ही उम्दा बिजनेस मॉडल है, कोई उसमें दो राय नहीं, बट ये जितनी भी अच्छी चीजें आने की अपेक्षा है वो सारी मेरे हिसाब से इसमें प्राइस्ड इन है अभी। तो मैं इस लेवल पे इसको लेके ये चिंता नहीं वो करना चाहता, उस चिंता के साथ रहना नहीं चाहता कि कब खुलेगा, ओपनिंग कब होगी, वापस कब ट्रैफिक बढ़ेगा और वापस रेवेन्यू कैसे आने लगेगा। और एक चीज और होगी कि रेलवे के ट्रैवल में जितना हो सकेगा लोग देखेंगे, प्रेफर करेंगे कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन वाले ट्रैवल जो है उसमें मायने रखती है तो करेंगे, अदरवाइज फ्लाइट्स विल स्टिल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। सो ये जो प्रॉफिटेबल बिजनेस इनका जो आता है, जो केटरिंग और टिकटिंग से प्राइमरली, उसको थोड़ा स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, पुराने लेवल्स पे आने में टाइम लगेगा, और उसको पार भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो 1300 का भाव था, आज 2100 का है। तो आई वुड बी स्लाइटली कॉशियस, फिलहाल इसमें लेने की जल्दबाजी मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। प्रतिशत भारत की थर्मल पावर बनाती है, और दीवान साहब इस पर प्रकाश डालते हुए दिखेंगे। बहुत ही हाई बीटा और लो टिकट साइज आइटम दीवान साहब, एनएलसी इंडिया, नतीजे आपके सामने हैं, कुछ कीजिएगा क्या? शैल जी देखिए, ये यूटिलिटीज के पावर प्रोडक्शन वाली जो कंपनीज हैं, इनके दिन बदलते हुए आपको पिछले साल से दिखना शुरू हुए थे। उसका कारण था कि जो डिमांड ग्रोथ हुई और कोई नई कैपेसिटी आई नहीं, तो हर एक इस क्षेत्र की कंपनी ने पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद जो इक्विपमेंट सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इस सारी वैल्यू चेन में रंगत बदलते हुए हमने देखी। एनएलसी की भी एक री रेटिंग ड्यू सी थी, काफी समय से नहीं हुआ था, क्योंकि इस कंपनी नेवेली लिग्नाइट में क्या है कि इनके जो प्लांट्स है थोड़े पुराने हैं, तो इन्होंने इनके जो पीएलएफ्स होते हैं वो वैसे वाले ऑप्टिमल वैसे नहीं आते थे, बट पिछले साल इनको जो चांस मिला, लॉकडाउन का जो पीरियड था, स्लोडाउन वाला जो पीरियड था, उसमें इन्होंने जो अपग्रेड्स करे होंगे, उससे आपको एटलीस्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रीसेट सा हुआ है, फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग की वजह से बैलेंस शीट को जो भी इन्होंने संवारा, तो आय इतनी शायद मेरे ख्याल से नहीं बढ़ी है, बट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। बट पावर कंपनीज में अगर आपको इत्मीनान से लेके 5 साल के लिए छोड़ के रखना है, तो फिर आपको कोई ऐसी कंपनी लेनी पड़ेगी जैसे एनटीपीसी हो गई या टाटा पावर। हमने टाटा पावर की तो बहुत बार बात की है, और ऑलरेडी वहां से 30-35% बढ़ भी चुका है। फिर भी मैं आज कह रहा हूं कि जो कंपनी फ्यूचर के बिजनेसेस में है, फ्यूचर के एनर्जी बिजनेसेस में है, रिन्यूएबल्स में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, उसमें हाथ डालिए, ना कि जो थोड़ी सी पुराने किस्म के बिजनेसेस कर रही है। सो एनएलसी अच्छा है, जो लोग के पास है उनको एक चांस मिल जाता है थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने का, बट फ्रेश बाइंग की सलाह तो बिल्कुल नहीं है। बट पावर क्षेत्र में एलोकेशन जरूर रखें, बट चुनिंदा कंपनीज के साथ ही जाए। आपको शुभ दिन। सबसे पहले ये जो मिड कैप आईटी में रैली आती हुई दिख रही है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? एक कौन सा सेक्टर आप देख रहे हैं, और एक बढ़िया फंडामेंटल कॉल शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग शैल जी। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से जो सिचुएशन बनती हुई समझ आ रही है, उसमें आप देखिए मार्केट में एक बहुत क्लियर सेक्टर रोटेशन भी दर्शा रहा है, और वैल्यू अभी भी जहां जहां है, जिन पॉकेट्स में है, ऑफ कोर्स इस माहौल में ऐसा रहता है कि मोमेंटम जब इतना तेज होता है तो वैल्यू बहुत कम नजर आती है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको निशाने पर कुछ तीर लगाना है तो आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ती है। अब आईटी में क्या, जो मिड कैप आईटी में जो माहौल बन रहा है उसमें यह है कि जो सरकार की तरफ से इंसेंटिवाइजेशन है, ग्लोबली जो चीजें हो रही है, और एक आईटी ऐसी चीज है, ऐसा एक्सपोर्ट का वो है, सर्विस है शैलजी, जिसमें आपको कंटेनर का इशू नहीं आ रहा। जितने बाकी एक्सपोर्ट के बिजनेसेस हैं
उसमें कंटेनर की शॉर्टेज को लेके बहुत बड़ा एक रुकाव सा बना हुआ है। और ये जो रोड़ा बना है कंटेनर्स की शॉर्टेज को लेके, ये जब तक सॉल्व नहीं होता, हमारे यहाँ कई कंपनीज के एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जिनकी है स्ट्रांग, उनके आंकड़ों में थोड़ी सी नरमाहट आ सकती है। सो इसका ध्यान रखें। बट आईटी इज द ओनली प्लेस जहां पे आपको ये इशू नहीं आ रहा और अभी भी बोएंसी है या मार्केट में अंडरलाइंग वो है। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज आईटी कंपनीज है उसमें बहुत वैरायटी है। हमने तो कई बार डिस्कस किया है। आज चंदन को आप जो बधाई दे रहे थे वो हैप्पीएस्ट माइंड्स की, अब वो वाला स्टॉक जो है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ढूंढा, उसमें फंडामेंटल भी बहुत जान है, इम्प्रूवमेंट बिजनेस का दिखा, जो मैन पावर मैनेजमेंट का उनका डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा है। अब आईटी कंपनीज में थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको सिलेक्टिव होना शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि जो केपीआईटी, बिरला सॉफ्ट, हैप्पीएस्ट माइंड्स, इस टाइप की जो मिड कैप आईटी कंपनीज है उसमें रनअप काफी स्ट्रांग आया है। अब उनको नंबर्स लाने की जरूरत पड़ जाएगी, तो थोड़ा सा एक क्वार्टर की वेट करिए। जो सेक्टर मुझे लग रहा है कि जहां पे अभी भी इम्प्रूवमेंट आपको दिख सकता है, थोड़ा डोमेस्टिक कंजम्पशन का उसमें तड़का है, थोड़ा सा रॉ मटेरियल सॉफ्टनेस का तड़का है, वो है टायर स्टॉक्स। कल हमने देखा अपोलो, मेरे ख्याल से मानस भी कुछ बात कर रहे थे जेके टायर पे। कल हमने अपोलो में एक थोड़ा सा एक वो करंट आते हुए देखा और ये बहुत दिनों बाद टायर स्टॉक्स चलना शुरू हुए। तो मेरी पसंद वो टायर स्टॉक्स में से वैल्यू के हिसाब से जहां पे अभी भी जगह है, जो 15 के पी से नीचे मिल रहा है, वो है सीएट। सीएट देखिए ब्रांडेड है, रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत बड़ा है उनके लिए, जो उनके यूनिट्स हैं सारे वो भी बहुत एफिशिएंटली रन है। वहां पे एक ही चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो जल्द आपको शायद दिखती उसमें नजर आएगी, क्योंकि मैनेजमेंट भी इस पे फोकस है, और वो है बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट। तो जैसे ही बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट आपको एक एक रंगत उसकी आना शुरू होगी, तो सीएट में आपको री रेटिंग, और ये अपने हाई से काफी 400 रुपए के करीब नीचे है। तो इस माहौल में निफ्टी जब ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे, आप देखिए कोई स्टॉक है अच्छे सेक्टर में, अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड है, और वो आपको 52 वीक हाई से काफी नीचे मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा वैल्यू सीकिंग वो रहेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं होगी। बट मेरे ख्याल से सीएट यहां से आपको अच्छा खासा एक मुकाम पे 1750 1770 के आसपास जो है वहां पे जाता हुआ फिर से दिख सकता है। क्या यहाँ पर मोमेंटम अब ओवरटेक कर रहा है लॉजिक और वैल्यूएशंस को? कर रहा है लॉजिक। शैली बहुत बहुत रेलेवेंट सवाल है, और आपको याद हो तो 1 जून को आपके साथ मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, जून की शुरुआत है, क्या देखा जा सकता है। तो उसमें मैंने एक आईटी रखा था और एक फार्मा की बात हुई थी। और आईटी में आपको ख्याल हो तो हम लोग ने यही नाम चुना था कि ये रिजल्ट के बाद 750 के आसपास जब आया, और वहां से जिस टाइप का मूव इसमें पॉसिबल है, क्योंकि इसके बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी मोमेंटम कई कंपनियों में रहेगा, बट ओवरऑल आप जस्ट बिकॉज आईटी मिड कैप चलने लगा है, ये ना सोचें कि हर आईटी कंपनी चल जाएगी। हैप्पीएस्ट माइंड के लिए तो क्या है, डिजिटाइजेशन के साथ साथ एआई का बिजनेस बहुत बड़ा होने की उम्मीद दिख रही है। मैं हर बार यही याद कराता हूं लोगों को कि सबसे बड़ा चैलेंज आईटी कंपनीज के लिए टैलेंट मैनेजमेंट का होगा, टैलेंट रिटेंशन का होगा। आपको स्किल्ड लोग, कोडिंग करने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है, वो नेटवर्क एनालिस्ट है, वो सब बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो जो कंपनी इसके पीछे लगी हुई है, लेके ट्रेन कर रही है और आगे उसमें इन्वेस्ट कर रही है, वो आगे चलेगी, और उनमें से ये एक है। तो इसको तो मैं होल्ड करूंगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे पोर्टफोलियो पे, इसको निकालने की जल्दबाजी नहीं करूंगा। पर नई कोई भी चीज इस लेवल पे बिल्कुल ना ले। मैंने जो आपको कहा कि आईटी कंपनीज के वैल्यूएशन लार्ज कैप आईटी की तरफ झुकाव हो रहा है, जो 30 के ऊपर भी जा रहे हैं, ये थोड़ा माहौल जिसको कहते हैं ना रनिंग अप अहेड ऑफ टाइम्स हो जाता है। अर्निंग्स आने से पहले उम्मीद बन गई है, तो उम्मीद में आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा इसको चेज ना करें, थोड़ा सा वेट करें, लेट द अर्निंग्स कम। भाव नीचे नहीं आएगा, बट अर्निंग्स आ जाएंगे, और तब जस्टिफाइड रहेगा कि आप उसको महंगे भाव पे ना लें। हालांकि अगर आप देखें, तीन ने काफी समय पहले दी थी, अब लेकिन खबर की पुष्टि हो चुकी है इंजेक्टेबल कारोबार का डीमर्जर। आपकी अप्रोच औरबिंदो फार्मा में सर इस वक्त क्या होगी? वीरू बहुत पॉजिटिव है। देखिए जो सारा ट्रांसफर प्राइसिंग का ये डिसीजन लेना और ये सब जो तैयारी हो रही है, इंजेक्टेबल बिजनेस को अलग से आईपीओ लाना या डीमर्ज करके उसमें वैल्यू अनलॉकिंग करनी,
मेरे हिसाब से अगर आप पूछे तो ये बहुत समय से बाकी था। इस कंपनी के साथ ये चक्कर ये रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होने के बावजूद भी जो परसेप्शन रहा है कि मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपना इंटरेस्ट देखा, वो एक हटने की जरूरत है और वो शायद इससे पहल हो सकती है। ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, लेकिन वो परसेप्शन चेंज होना जैसे ही शुरू होगा, आपको इसकी जो पोर्टफोलियो है, एपीआई का पोर्टफोलियो देख लीजिए आप, इसका इंजेक्टेबल्स का देख लीजिए, जेनेरिक्स का देख लीजिए, तो ये तो बहुत बड़ा है। तो इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो ये शेयर तो री-रेट हो गया तो बहुत ज्यादा हो सकता है ऊपर इसमें चाल आए, बट मेरे हिसाब से शुरुआत हुई है। अगर आप लेते हैं तो इस तैयारी से लें कि इसको कम से कम आपको 6 महीने 12 महीने इस मूव को वो रंग रूप लाते हुए देखना पड़ेगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि आज लिया और 2 हफ्ते में निकाला तो उसके लिए ये खबर बिल्कुल नहीं है, बट 6-12 महीने के व्यू से अगर कोई लेना चाहे तो औरबिंदो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है यहाँ पर। और 1-2 बैंक पब्लिक सेक्टर स्पेस में बताइए जहां पर टिकट साइज छोटा हो और वो आपको मध्य अवधि के लिए पसंद आते हो इन्वेस्टमेंट के तौर पर। जी शैली। ये देखिए, बहुत अहम चीज ये है कि देश की जो सबसे बड़ी जो अपेक्स बैंक है आरबीआई, उनका मानना ये है कि मतलब एक जैसे कहते हैं ना, क्लास टीचर ने या प्रिंसिपल ने आपको अपने परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट कार्ड, स्कूल का या क्लास का रिपोर्ट कार्ड बना के दिया। उसमें ये रिपोर्ट में ये बताते हैं कि जो एनपीए का कंट्रोल जिस पे ये मुहिम शुरू हुई थी 3-4 साल पहले, उसमें जिस टाइप का अंकुश लगा है, जिस टाइप की कंट्रोल इन्होंने बना के रखा है एनपीए ग्रोथ का, वो बहुत बढ़िया रहा। और वो इसलिए उसको वो तारीफ इसलिए हुई है थोड़ी सी कि जो चुनौती थी वो बहुत बड़ी थी। ये नहीं कि आप सोचिए कि ये एनपीए आपने घटाना शुरू कर दिया तो 1-2 साल में सब कुछ चेंज हो जाता है। और जो एनपीए घटे हैं एनसीएलटी के जो एप्लीकेशन को लेके या जिस टाइप का उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, और नए एनपीए नहीं बढ़ने का जो अंदेशा आपको मिल रहा है, ऑफकोर्स सेकेंड वेव की वजह से थोड़ी बहुत इंक्रीमेंटल 11% के करीब मेरे ख्याल से उन्होंने एक दर्शाया है आंकड़ा कि हो सकता है एनपीए अभी भी बढ़े, पर ये फ्रेश एनपीए क्रिएशन आपको काबू में आना बहुत इजी होता है। जो पुराने लेगेसी एनपीएस थे, जो पावर क्षेत्र के थे, टेलीकॉम क्षेत्र के थे, स्टील क्षेत्र के थे, वो देखिए किस बेखूबी से वो सारे कवर हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इसके साथ साथ अगर आप उस स्टिमुलस को मैच करें जो निर्मला सीतारमण जी ने कुछ दिन पहले ऐलान किया, जिसका ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि आपको बैंक्स जो कंजर्वेटिव रहे हैं वहां री रेटिंग होगी। कोटक बैंक पे आज रिपोर्ट ऑलरेडी आ गई है। आप देखिए, वो बैंक ने परफॉर्म नहीं किया मार्केट में, लेकिन परफॉर्मेंस एंड अंडरलाइंग वो तो कंजर्वेटिवली करते रहे, बहुत अच्छी तरह कंट्रोल उसमें वे में ग्रो हुए। पीएसयू में जो पैसे वापस आ रहे हैं शैल जी, यूनाइटेड ब्रूवरीज का एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल है। हो सकता है कल 2-4 दिन में आपको और बड़े न्यूज इस टाइप की आती हुई दिखनी शुरू हो जाए। बड़े एनपीएस भी जहां पैसा आ रहा है वहां पे मुझे लगता है पीएनबी सबसे अंडर वैल्यूड है। बीओबी एक अच्छा लगता था, लेकिन अब इतना रनअप आ गया है 25-30% तो एक महीने में बढ़ ही चुका है। बट अगर आप पीएनबी को देखें तो उसमें जो बैंक में कुछ खास है नहीं, लेकिन जो रिकवरी ऑफ एनपीए की वजह से जो री रेटिंग हो सकती है वो बहुत बढ़िया इसमें आपको चाल दिखा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, बट हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है। सो ये उन्हीं के लिए है कि जो थोड़ा सा रिस्क लेके फिर भी सो पाए, शाम को रात को नींद आ जाए जिनको, उनके लिए है। बाकी नॉर्मल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सिस और आईसीआईसीआई स्टिल ऑफर ग्रेट वैल्यू, तो उसी में बने रहिए। बट पीएसयूज में पीएनबी कुड प्रोबब्ली द डार्क हॉर्स।